ऋषि, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा भी जन्म दो प्रकार से माना जाएगा। पहले जब तुमने अपनी मूल जाति में मूल माता पिता के घर जन्म लेकर अपना बचपन पूरा किया, और दूसरा जन्म तब कहा जाएगा जब तुमने पिताश्री के पास आकर अपने शिक्षा अध्ययन हेतु खुद को समर्पित किया। ऐसा वास्तव में द्विज उन ब्राह्मणों को कहा जाता है जो पहले जन्म लेते हैं और फिर एक पवित्र संस्कारों के द्वारा संस्कार प्राप्ति हेतु अध्ययन के लिए चले जाते। कुछ ऐसा ही क्षत्रियों के साथ भी होता है। वैसे अंश पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि वे भी पहले अंडे के रूप में जन्म लेते हैं और फिर दोबारा अंडे से बाहर निकलकर उनका दूसरा जन्म माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा परिवार को छोड़कर एक नए माहौल में उड़ान भरने की शिक्षा प्राप्त करता है। जो तुम्हारी स्थिति है, तुमने अपने आप को अपने जीवन को दो रूपों में प्राप्त किया, इसलिए मैंने तुम्हें द्विज कहा। ऋषि कुमार पार्थ के द्वारा शालीनता से कही गई बातों को ध्यान से सुन रहा था और उन्हें आज द्विज शब्द का भी पता मालूम हुआ। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जिनके माता पिता इतने ज्ञानी हैं उनका बच्चा तो ज्ञान का भंडार ही है, इसलिए तो डॉक्टर तोषित सिर्फ आज ब्लू टॉर्च की खोज के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देखते ही देखते ऋषि कुमार और पार्थ के बीच बहुत सी अध्यात्म की भी बातें हुई और ऋषि कुमार को अपने सारे सवालों का जवाब पार्थ ने बखूबी दिया। वहीं दूसरी ओर हिम शिखर पर तत्काल प्रभाव से बुलाई गई अचानक गुप्त सभा सभी के लिए आश्चर्य और अनेकों सवालों के बवंडर से कोई कम नहीं था, क्योंकि हिमशिखर का हेड ऑफिस वह स्थान है जहां किसी सेनाध्यक्ष को भी जाने से पहले विशेष अनुमति लेनी होती, भले ही वह औपचारिक ही क्यों ना हो। ये सुरक्षा और गोपनीयता दोनों ही तरीके से महत्वपूर्ण है। वह संरक्षित क्षेत्र जिसकी गोपनीयता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट की नज़र में भी नहीं आया, न ही उसे ढूंढ पाना संभव हुआ है। उस कैंप तक जाने का रास्ता पूर्णतः भूमिगत मार्ग से ही है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं, या फिर डॉक्टर तोषित के अत्यंत करीबी उच्च पदस्थ अधिकारी होने के साथ ही साथ डॉक्टर तोषित के उत्तराधिकारी होने की सूची नामांकित और चयनित उम्मीदवारों की सूची में है, जिसमें आज तक ऋषि कुमार, सौम्य, देव और इन सब के साथ डॉक्टर लतिका, वंदिता ताई और इन सब के अलावा मिताली देवी मात्र उस गोपनीय रास्ते के विषय में जानती थी, क्योंकि इन सबको किसी भी समय किसी भी स्थान पर पहुंचने की और जानकारी देने के साथ साथ तुरंत अपने प्लान को क्रियान्वित करने की पूर्ण आज़ादी थी। वैसे तो देखा जाए, ब्लू टॉर्च की खोज के लिए हमारे खुफिया एजेंसी, वैज्ञानिकों, सेनाध्यक्ष और सैनिकों के भी कम योगदान नहीं रहे। ब्लू टॉर्च की खोज के साथ साथ इनमें से बहुत से लोगों ने कभी किसी के घर नौकर का काम, तो किसी ने नृत्य का काम, तो कभी किसी ने भिखारी बनकर अपनी जान जोखिम में डालकर ब्लू टॉर्च की खोज में अपना अपना योगदान दिया। उन सब का योगदान हमेशा याद रहेगा, और कुछ ने तो अपने आप को गुमनाम सी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। आज भी वे एक जासूस की जिंदगी जी रहे हैं। इन सब के योगदान की जितनी सराहना की जाए कम है। इन सब में किसी ने अपने माता पिता को खोया, तो किसी ने अपने देश को, और तो और किसी ने अपने प्यार को तक खो दिया। ब्लू टॉर्च की खोज के लिए इन सभी ने जी जान से मेहनत की। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब ब्लू टॉर्च को दुनिया के सामने लाने का दिन और तारीख घोषित की गई। आज शायद डॉक्टर तोषित का चेहरा भी दुनिया वालों के सामने आएगा, जिनमें से कुछ डॉक्टर तोषित के बहुत करीबी थे, तो कुछ डॉक्टर तोषित को सिर्फ नाम मात्र से जानते थे। लेकिन आज तक किसी को ये भी नहीं पता कि डॉक्टर तोषित की पत्नी मिताली देवी और उनका एक बेटा पार्थ भी है। मिताली देवी और पार्थ के बारे में सिर्फ ऋषि कुमार ही जानते थे, क्योंकि ऋषि कुमार हमेशा से डॉक्टर तोषित के करीबी और उनके बच्चे की तरह ही रहे। डॉक्टर तोषित ने उन्हें उच्च से उच्च शिक्षा देकर आज इस मुकाम तक पहुंचाया। जिस ब्लू टॉर्च की खोज का परिणाम जानने के लिए पूरा विश्व उत्सुक था, वहीं कुछ विदेशी खुफिया एजेंसियों ने भी इसे छिपकर अपने खुफिया विभाग को भेज जानकारी प्राप्त करना चाहा। लेकिन डॉक्टर तोषित के सामने शायद हर एजेंसियां और जासूस नाकाम होते दिखे। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब ब्लू टॉर्च की खोज पूरी हुई और डॉक्टर तोषित ने ब्लू टॉर्च की खोज को दुनिया के सामने लाने का निर्णय लिया। बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे देखने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विदेशी एजेंसियां भी इसे देखने और जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्हें भी लगता था कि डॉक्टर तोषित के ब्लू टॉर्च की आखिर क्या खोज है। इस तरह की खोज वे लोग भी न कर सके। अब सिर्फ और सिर्फ लोगों को इंतजार था, तो ब्लू टॉर्च का सबके सामने आना। आखिर क्या था ब्लू टॉर्च और क्या थी इसकी खोज? वही ब्लू टॉर्च के साथ साथ कुछ लोग डॉक्टर तोषित को भी देखने के लिए उत्साहित थे। मिताली देवी, जो भले ही डॉक्टर तोषित के साथ ना रही हो, लेकिन आज वह अध्यात्म के उस शिखर पर है कि सृष्टि का कोई भी कोना उनसे अछूता नहीं है। उनके बारे में कुछ भी कहना या सोचना कम ही होगा।
अचानक बुलाई बैठक, वह भी इतने कम समय में किसी विशेष उद्देश्य की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों सौम्य और ऋषि कुमार के मन में एक अलग ही आशंका रह रहकर जन्म लेती है, जिसे वह सब कुछ जानते हुए भी एक दूसरे से साझा करने में भी संकोच कर रहे थे, क्योंकि जब तक किसी निर्णय पर न पहुंच जाए तब तक व्यर्थ की चिंता करना उचित नहीं होगा। सभी ने जो प्रोजेक्ट जिस चीज को मिले थे, सभी की शॉर्ट हिस्ट्री तैयार कर नियत स्थान पर पहुंच गए। सभी दंग थे कि डॉक्टर तोषित पहली बार किसी अनजान महिला के साथ उस स्थान पर हैं, जहां उपस्थित सदस्यों के अलावा किसी और की उम्मीद करना लगभग असंभव सा था। तब सभी की जिज्ञासा शांत करते हुए ऋषि कुमार ने डॉक्टर तोषित के साथ नए सदस्य से सबको अवगत कराया, जो सभी विषयों से कहीं और ज्यादा अविश्वसनीय और महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज तक कोई भी डॉक्टर तोषित के इस रूप और इस विषय के बारे में बिल्कुल अपरिचित था। बैठक की शुरुआत में एक बार पुनः डॉक्टर तोषित ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और एक नए लिफाफे को सर्कुलेट करने के लिए सौम्य के हाथ में दिया। लिफाफे को देखते ही सभी लोग समझ गए कि अब उनके पदभार और जिम्मेदारियों में परिवर्तन पूर्ण निश्चित है। शायद वह लिफाफे विशेष सरकारी मोहर के साथ नए पासपोर्ट, नए नियम और नई पहचान के साथ किसी भी शख्स को सौंपे जाते हैं, लेकिन आज अचानक वह भी सत्र में आखिर क्यों? जैसे ही सभी ने आदेश मिलने पर अपने अपने लिफाफे को खोलकर देखा तो सभी भौचक्के से रह गए, क्योंकि पूरी टीम को एक साथ अपग्रेड कर दिया गया था। लेकिन क्यों? उससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाले लिफाफे जिन्हें अब तक ना तो डॉक्टर सौम्य ने खोला और न ही ऋषि कुमार ने। वे शांत होकर सबकी प्रतिक्रिया देख रहे थे। तब डॉक्टर तोषित ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, लगता है तुम दोनों को पूर्व से ही सूचना मिल गई है। मैं जानता हूँ कि मेरे निर्णय और चयन इतने अनुभवों के बाद गलत तो नहीं हो सकते, लेकिन मानव जीवन होने के कारण कोई त्रुटि आवश्यक हो जाए। मैंने सबको बहुत सोच समझकर नई जिम्मेदारियां दी है, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि सभी को अपनी पुरानी जिम्मेदारियां से मुक्ति मिल गई हो। ये बात स्मरण रखना जरूरी है कि इस विभाग में छोटे से छोटे सूचना देने वाले से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारी सभी को समान भाव से देखा जाता है और समानता के साथ उसके सम्मान की रक्षा भी की जाती है। यहाँ सभी के कर्तव्य लगभग बराबर है। पद और प्रतिष्ठा उनके अतिरिक्त कर्तव्य को ध्यान में रखकर प्रदान की गई शक्तियों से संबंधित है। इसलिए सभी को नए पदभार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कहते हुए डॉक्टर तोषित ने फिर सौम्य और ऋषि कुमार की ओर इशारा किया, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने लिफाफे खोले ही नहीं थे। लेकिन आदेश का पालन न करना भी असंभव था। मन मारकर उन दोनों ने एक साथ अपने लिफाफे खोले। जैसे ही गवर्नमेंट आइडेंटिटी बाहर निकली, दोनों आश्चर्यचकित हो गए। दोनों को एक ही पद, वह भी चीफ कमांडेंट का था। आखिर एक ही पद पर दो और भी, वह भी डॉक्टर तोषित के रहते हुए, ये पद भला किसी और को दिया जा सकता है? सभी आश्चर्यचकित तौर से डॉक्टर तोषित की ओर देखने लगे। ऋषि कुमार और सौम्य की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन दोनों को ही जिस बात का डर था वही हुआ। डॉक्टर तोषित सबकी ओर देख मुस्कुरा कर देख कहने लगे, आश्चर्य की कोई बात नहीं। यही नियम है जिसका पालन करना अनिवार्य है, इसलिए मैंने शुरुआती तौर पर मेरी जगह मेरे इन दोनों जाबाज सिपाही को नियुक्त किया है, जिसे आगे चलकर यदि वे चाहे तो परिवर्तित करने के लिए पूर्ण सहमत है। आज के बाद इन दोनों को मेरी ही तरह संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, इसलिए सभी सदस्य इस बात का विशेष ख्याल रखें कि किसी भी रूप में इस आदेश की अवमानना न हो। इसी के साथ उन्होंने टेबल पर रखे एक अशोक स्तंभ की प्रतिमा को जैसे ही घुमाया, अचानक टेबल बराबर दो हिस्सों में बंट गया। उसी के साथ कब तक ब्लूप्रिंट की ओरिजिनल कॉपी जो अब तक की खोजों से संबंधित थी, सबके सामने अपने अपने डिपार्टमेंट के साथ प्रकट हो गई। डॉक्टर तोषित के इशारे पर सभी ने बायोमेट्रिक लॉक के लिए अपने अपने फिंगरप्रिंट जैसे ही दिए। पुनः सबके सामने सेल्फ बंद होते चले गए। इसका मतलब साफ था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अब उनके कमांडेंट चीफ के फिंगरप्रिंट से ही खोला जा सकता था। सबसे अंत में जैसे ही सौम्य ने और ऋषि कुमार ने अपने फिंगरप्रिंट दिए, तब अचानक एक नया सेल्फ ओपन हुआ, जिसमें से डॉक्टर तोषित ने एक टॉर्च बाहर निकाला। सबके मुंह से एक साथ निकाला, ब्लू टॉर्च, ब्लू टॉर्च। डॉक्टर तोषित ने कहा, हाँ, ब्लू टॉर्च, जिसके बारे में सोचना भी इस विश्व के वैज्ञानिक के लिए भी असंभव है, आज ये सबके सामने हाजिर है। अब इसकी सुरक्षा और इसकी परिपक्वता की जिम्मेदारी अब तुम लोगों की है। इसे और भी ज्यादा उत्कृष्ट बनाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे समूह पर छोड़ता हूँ। आओ इसका प्रयोग एक बार प्रत्यक्ष रूप से देख लो, कहते हुए उन्होंने ऋषि कुमार को इशारा किया। ऋषि कुमार ने आगे बढ़कर दीवार पर टंगी हुई घड़ी के कांटों को विपरीत दिशा में घुमाया। ऐसा करते ही एक दरवाजा अचानक बाहर की ओर निकला, जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी।
तब ऋषि कुमार ने ब्लू टॉर्च का पहली बार पूर्ण परिचय दिया। इसका मतलब साफ था कि ऋषि कुमार ब्लू टॉर्च की संरचना और सावधानियों से पूर्ण अवगत थे। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, सबने मिलकर एक मत से डॉक्टर सौम्य का कंसल्ट ले ऋषि कुमार को ही एकमात्र अपना चीफ चुना और सबने मिलकर ब्लू टॉर्च और सावधानियां के बारे में ट्रेनिंग ली। ब्लू टॉर्च कैसे बर्फ के शील खंडों को काटकर क्षण भर में 2 हिस्सों में बांट देता है और कैसे उस ब्लू टॉर्च का दूसरा हिस्सा शरीर पर लगे हुए घाव को पल भर में भर देता है। इसी के साथ वहां से ही मिताली देवी और डॉक्टर तोषित ने सभी को वापस जाने का आदेश दिया, जिसे नम आंखों से सबको स्वीकार करना पड़ा। खुफिया विभाग के चीफ अब ऋषि कुमार थे और डॉक्टर तोषित पहले की ही तरफ वाकई एक गुमनाम बनकर पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन ऋषि कुमार जानते थे कि यह डॉक्टर तोषित के लिए एक नई खोज के लिए रची गई चाल है। शायद वह खोज समावेश होगी भौतिक विज्ञान, आध्यात्म और शास्त्रों के ज्ञान का, जिसका इंतजार पूरे विश्व को हमेशा रहेगा। समाप्त। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर मेरी कहानी को सुना। मैं आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दी एक नई कहानी लेकर आऊंगी। आशा करती हूँ कि उस कहानी को भी ऐसा ही स्नेह आप सभी लोग दोगे।